हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th होम साइंस का जितना भी मेन टॉपिक है उसको रिपीट करेंगे और एक एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि जो कल एग्ज़ाम है उसमें हमारा नंबर जो है इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप देख कर जाएंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पूरे बुक से जो है मेन टॉपिक को डाले हुए हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है 5 वर्ष तक के बच्चों पर पढ़ने वाले प्रभाव। पुस्तक, संगीत, खेल, रेडियो, टीवी, मोबाइल। ठीक है, तो 5 वर्ष के बच्चों पर ये सब चीज़ों का कैसा प्रभाव पड़ता है उसके बारे में इस पे बताया जा रहा है। तो देखिए, किताब पढ़ने से बच्चों की पढ़ने की योग्यता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अगर बच्चा जो है किताब पढ़ता है, कोई भी किताब पढ़ता है या कॉमिक्स पढ़ता है या कहानी का किताब पढ़ता है, हालांकि ये चैप्टर के अंदर जो है कहानी का किताब और कॉमिक्स किताब के बारे में दिया गया है, तो हम उसी के बारे में जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि कॉमिक्स बुक पढ़ता है या कोई स्टोरी का बुक बच्चा पढ़ता है तो उससे क्या होता है, क्या लाभ है। तो पहला लाभ तो ये है कि कॉमिक्स या स्टोरी बुक पढ़ने से बच्चा का जो है पढ़ने की योग्यता बढ़ेगा, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट जगेगा। ठीक है, और वो अधिक बुक पढ़ने के लिए प्रेरित होगा, उसके अंदर नए नए शब्द का ज्ञान होगा। किताब को पढ़कर उसके संवेगात्मक तनाव दूर हो जाता है। ठीक है, और इससे हानि क्या है, अगर बच्चा कॉमिक्स तथा कहानी का किताब पढ़ता है तो क्या हानि हो सकता है। तो कॉमिक्स बुक या कहानी का बुक पढ़ने से कुछ हानि ज़रूर होता है, जैसे उसका जो लैंग्वेज होता है, जो भाषा होता है, जो अच्छे कोटि के नहीं होते हैं, निम्न कोटि के होते हैं, तो बच्चे में निम्न कोटि का जो भाषा है वो आ जाता है, वो उस तरह का ही लैंग्वेज का यूज करना स्टार्ट करता है, यानी उसका जो भाषा है वो खराब हो जाता है। ठीक है, बच्चों में हिंसा, भय का विकास हो जाता है। बच्चा जो है कहानी या कॉमिक्स बुक पढ़कर उसके अंदर हिंसा की भावना आ जाती है, उसके अंदर भय का विकास हो जाता है और बच्चे अपने वास्तविक जीवन के प्रति जो है नीरस हो जाता है। इस तरह से जो है कॉमिक्स बुक पढ़ने से कुछ हानि भी है। ठीक है, और एक हानि और भी हो सकता है कि बच्चा जब कॉमिक्स बुक पढ़ रहा है या स्टोरी बुक पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा टाइम जो है पढ़ने में दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपना जो इच्छा का खेल है वो नहीं खेल पाएगा, वो जो है फिजिकल रूप से इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, तो अन्य खेलों में वो कम रुचि लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जो है कॉमिक्स या कहानी वाले बुक पढ़ने का हानि। ठीक, उसके बाद जो है दूसरा चैप्टर में आपका जो है संगीत गीत का प्रभाव है ना। तो बच्चों में संगीत और गीत का प्रभाव कैसा पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि संगीत जो है कहते किसे हैं। तो देखिए, गायन, वादन एवं नृत्य के मिले जुले रूप को संगीत कहते हैं। ठीक है, गायन, वादन एवं नृत्य, ये तीनों के जो मिले रूप होते हैं उसे हम संगीत कहते हैं। गायन मीन्स क्या होता है, गाना। वादन मीन्स क्या होता है, बजाना। और नृत्य मीन्स क्या होता है, डांस करना। तो ये तीनों चीज़ जब
एक साथ होता है तब वो संगीत कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि गायन वादन और नृत्य में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो ये तीनों में गायन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, और ये तीनों कलाएं जो है एक दूसरे के बिना अधूरा है। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी जो है सिर्फ नृत्य कर रहा है, डांस कर रहा है, और वहाँ पर ना तो कोई गाना बज रहा है, नहीं तो कोई जो है बजाने वाला सामान, हारमोनियम ये सब जो है नहीं बज रहा है, तो उससे क्या होगा, उसका डांस अधूरा हो जाएगा। और वही अगर जब कोई डांस करता है तो गाना भी बजता है, तबला भी बजता है, हारमोनियम भी बजता है, तो वो तीनों मिलाकर जो है उसका संगीत को बड़ा ही अट्रैक्टिव करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो संगीत है ये तीनों का मिला जुला रूप है, गायन का, वादन का और नृत्य का। अगर तीनों में से एक भी नहीं होगा तो ये अधूरा कहलाता है। लेकिन बात करें कि गायन, वादन और नृत्य में सबसे अच्छा या सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो ये जो है गायन है। ठीक है, संगीत का पौराणिक संबंध सामवेद से है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है कि संगीत का संबंध किस वेद से है। ठीक है, तो संगीत का संबंध जो है सामवेद से है। राइट। संगीत से क्या होता है, मानसिक तनाव दूर होते हैं। अगर कोई आदमी मानसिक तनाव में होता है, बहुत टेंशन में होता है, तो वो सॉन्ग सुनता है ना, जिससे क्या होता है उसका माइंड फ्रेश होता है, वो रिलैक्स थोड़ा सा फील करता है, उसको शांति मिलता है। तो इस तरह से जो है संगीत बच्चों के भी दिमाग पर प्रभाव डालता है। आप देखेंगे कई सारे बच्चे होते हैं जो होमवर्क कर रहा होता है तो गाना सुन रहा होता है ना, तो उससे क्या होता है वो ज़्यादा देर तक काम कर पाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बालकों में खेल के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो बालक में जो खेल का विकास है वो कौन कौन सा कारक जो है उसको प्रभावित कर सकता है। तो देखिए यहाँ सबसे पहला कारक जो है शारीरिक स्वास्थ्य, यौन, बुद्धि, सामाजिक आर्थिक स्तर, वातावरण, आयु और खेल के साधन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कोई बालक है और वो स्वस्थ नहीं है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, तो क्या वो खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा। अगर कोई बच्चा, आप देखेंगे कि लड़का और लड़की का खेल भी अलग अलग होता है। जब लड़की छोटी होती है तो उसका खेल और खिलौना अलग होता है, और जब लड़का कोई छोटा होता है तो उसका भी खेल और खिलौना अलग होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि यौन के अकॉर्डिंग, उसके लिंग के अकॉर्डिंग खेल भी जो है अलग अलग होता है। और सामाजिक आर्थिक स्तर, इसका मतलब है कोई बच्चा, उसके परिवार का जो है आर्थिक स्तर अगर अच्छा नहीं है तो वह जो है महंगे महंगे खेल नहीं खेल पाएंगे। हालांकि उसका इंटरेस्ट भी उस खेल में रहेगा, फिर भी नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उसका आर्थिक स्तर जो है उतना अच्छा नहीं है। और खेलने में जो साधन का प्रयोग होता है, जो सामान का प्रयोग होता है, उसका कॉस्ट ज़्यादा होने के वजह से वह नहीं खेल पाएगा। तो आर्थिक स्तर भी मैटर करता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से कारक है। उसका वातावरण, उसके समाज का वातावरण देखा जाएगा कि अगर उसके समाज में कोई लड़कियां जो है क्रिकेट नहीं खेलती है और वहाँ से कोई लड़कियां क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देती है, तो वो समाज जो है उसको कई तरह के बातों से उसको दबाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से वहाँ जो है बच्चा पीछे रह जाता है। तो यह भी एक कारक है। ठीक है, आयु
एज जो है खेल पर बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है कि आप अपने एज के अनुसार ही कोई खेल खेल पाते हैं, है ना। ये नहीं कि कोई 5 साल का बच्चा है और वो फुटबॉल खेलेगा या क्रिकेट खेलेगा, तो नहीं, एज के अनुसार भी खेल खेला जाता है। और जो नेक्स्ट है खेल का साधन। अगर हमारे पास हम जो खेल खेलना चाहते हैं वो खेलने का साधन ही नहीं है तो क्या हम खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। उसी तरह से आप देखेंगे बच्चों में रेडियो का प्रभाव, टीवी का प्रभाव। रेडियो का प्रभाव में आप देखेंगे कि बच्चा अगर रेडियो सुनता है तो उससे लाभ तो ये होता है कि बच्चे को आनंद आता है ना, और कई सारे बातों को वो सीखता है, उसके भाषा में सुधार आता है, उसके व्याकरण के कई सारे शब्द जो है प्रयोग में लाए जाते हैं, है ना, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन रेडियो सुनने से हानि भी है। अधिक रेडियो सुनने से बच्चे जो है शारीरिक खेल नहीं खेल पाते हैं, जिससे उसका शारीरिक विकास रुक जाता है। जो बच्चे अधिक रेडियो सुनते हैं उनका व्यक्ति और सामाजिक समायोजन ठीक से नहीं हो पाता है। अधिकांश समय रेडियो सुनने में ही निकल जाता है, जिसके कारण जो है वो कोई और भी फिजिकल खेल नहीं खेल पाएगा, है ना। तो ये सब हानि भी है और लाभ भी है। उसी तरह से टीवी देखने का भी लाभ है और हानि है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए इकोमार्क। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है खेल, ठीक है। तो खेल भी आपका बुक में एक चैप्टर है कि तो सबसे पहले हम जानेंगे कि खेल कहते किसे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इच्छा अनुकूल स्वतंत्रता पूर्वक आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए शारीरिक और मानसिक कार्यकलापों को खेल कहते हैं, ठीक है। ये खेल का परिभाषा है। खेल किसे कहते हैं? तो इच्छा अनुकूल स्वतंत्रता पूर्वक आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए कार्य, शारीरिक या मानसिक कार्यकलापों को खेल कहते हैं, ठीक है। खेल कितने प्रकार के होते हैं? खेल 2 प्रकार के होते हैं, इंडोर गेम और आउटडोर गेम, ठीक है। खेल का महत्व क्या है? तो खेल का कई सारे महत्व हैं। खेल द्वारा बच्चों में शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। अगर हम बात करें तो खेल द्वारा बच्चों में सर्वांगीण विकास होता है, मतलब सभी तरह के विकास उसके अंदर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि खेल द्वारा बच्चों में शारीरिक विकास कैसे होता है। तो बच्चा का स्वस्थ रहना, उसके शरीर का हष्ट पुष्ट और सबल होना अधिकांशतः उनके खेलों पर ही निर्भर करता है, ठीक है। जैसे जैसे उसकी उम्र में वृद्धि होती है वैसे वैसे वो खेल के प्रकार में अंतर करता है, अलग अलग खेल खेलता है। वह धीरे धीरे खड़ा होता है, दौड़ता है, कूदता है, गिरता है, उठता है। ये सब क्रिया करने में उसको आनंद आता है और साथ ही साथ उसके जो शारीरिक मसल्स हैं वो क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों का शारीरिक विकास होता है। खेल के द्वारा बच्चों का मानसिक विकास होता है। तो शिशु का मानसिक विकास उत्तम परिवेश पर निर्भर करता है। खेल में बच्चे अन्य बच्चों के संपर्क में आते हैं, जिससे नई नई बातें सीखते हैं। उन्हें दूसरे बच्चों के विचारों को सुनना, समझना और भावों को अनुभव करने का मौका मिलता है, जिससे उनकी विचार शक्ति बढ़ती है। इस तरह से हम कह सकते हैं खेल के द्वारा जो है बच्चों में मानसिक विकास भी होता है और खेल के द्वारा बच्चों में सामाजिक विकास भी होता है। क्योंकि जब बच्चे अकेले खेलते हैं
तो वह जो है एक दूसरे के बातों को नहीं समझ पाते हैं, किस तरह से ग्रुप में रहा जाता है वो नहीं सीख पाते हैं। और जब वो अपने ग्रुप के साथ खेलता है, उन्हें मिलजुल कर खेलना पड़ता है, और वो जो है साथियों के साथ खेलने में उनके ये जो है दुर्गुण दूर हो जाते हैं कि वो अकेले कोई भी चीज़ जो है दूसरे से शेयर करना और एक दूसरे को देना, ये सब चीज़ें जो है वो ग्रुप में सीखते हैं। वो खेलने के दौरान वो एक जो है नेतृत्व के भी भूमिका को सीखते हैं कि कैसे जो है हम अपने टीम को जिता सकते हैं। तो इस तरह से जो है सामाजिक विकास होता है और खेल के माध्यम से नैतिक विकास भी होता है, क्योंकि हर खेल में नियम होता है। ठीक है, तो नियम के अंदर जो है उसके नैतिक विकास होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि खेल के द्वारा बच्चों में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रेडीमेड क्लॉथेस से लिया गया है, सिले सिलाई वस्त्रों की श्रेणी। तो सिले सिलाई वस्त्रों का जो श्रेणी है वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। निम्न श्रेणी वाले वस्त्र, मध्यम श्रेणी के सिले सिलाई वस्त्र और उच्च श्रेणी के सिले सिलाई वस्त्र। निम्न श्रेणी के जो सिले सिलाई वस्त्र होते हैं वो जो होते हैं बहुत ही उसका क्वालिटी ख़राब होता है। इस तरह के जो वस्त्र होते हैं उसका क्वालिटी बहुत ख़राब होता है, और ये ज़्यादातर जो है आप गाँवों में देखेंगे। ठीक है, जहाँ निम्न आय वाले व्यक्ति रहते हैं, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जहाँ मजदूर लोग रहते हैं, वहाँ जो है कम मूल्य वाले वस्त्र को बेचा जाता है ताकि वहाँ के जो लोग हैं उस वस्त्र को खरीद पाएँ। कम मूल्य होने के कारण ये वस्त्र जो है एकदम निम्न क्वालिटी के होते हैं और ये कपड़े साधारण होते हैं, इनकी सिलाई पक्की नहीं होती है और रंग जो है कच्चे होते हैं, और इस वस्त्र पर कोई भी निर्देश नहीं दिया हुआ रहता है कि वस्त्र कैसे यूज करना है, किस तरह से इस पर जो है आयरन करना है, किस तरह से इसको वॉश करना है, ये कोई भी निर्देश नहीं दिए रहते हैं। और सेकेंड जो है मध्यम श्रेणी के सिले सिलाई वस्त्र। तो मध्यम श्रेणी के जो सिले सिलाई वस्त्र होते हैं ये भारत में जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे भारत में अधिकांश लोग मध्यम श्रेणी के लोग हैं, और मध्यम श्रेणी के लोग को देखते हुए ही ये इस तरह के वस्त्र को बनाया जाता है। ये वस्त्र जो है निम्न श्रेणी के वस्त्र से अच्छा क्वालिटी का होता है, और ये मजबूत कपड़ों का प्रयोग किया जाता है इसको बनाने में। इसका रंग पक्का होता है, इसकी सिलाई भी मजबूत होती है, और ये वस्त्र को धोने पर शीघ्र खराब नहीं होता है। इनका मूल्य जो है उतना ज़्यादा अधिक भी नहीं होता है और ना ही कम होता है। ठीक है, ये जो है मध्यम होता है, मीडियम क्लास के लोगों के लिए होता है। तो हमारे भारत के लिए जो है मध्यम श्रेणी के वस्त्र का ही ज़रूरत है और इसी का यूज़ सभी लोग करते हैं। उच्च श्रेणी के सिले सिलाए वस्त्र का अगर बात करें तो ये बहुत महंगा होता है। ठीक है, उच्च श्रेणी के जो वस्त्र होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, इसलिए अमीर लोग इसे पहनते हैं। तो उच्च श्रेणी के जो सिले सिलाए वस्त्र होते हैं वो जो अमीर लोग के लिए होते हैं, और इसका कॉस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो उच्च श्रेणी के वस्त्र होते हैं ये ज़्यादातर इसका जो डिज़ाइन होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, और इसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, और इसका जो सिलाई होती है बहुत मजबूत होता है, इसका रंग
पक्का होता है और ये पश्चिमी देशों के डिजाइनों के अनुसार जो है बना रहता है। इसका डिजाइन भी बहुत सुंदर होते हैं। तो इस तरह से अगर हम समझें कि सिले सिलाए वस्त्र की श्रेणियाँ 3 हैं, निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी। तो निम्न श्रेणी वाले जो वस्त्र होते हैं बहुत ही ख़राब क्वालिटी के होते हैं, उसके सिलाई पक्के नहीं होते हैं, रंग पक्के नहीं होते हैं, है ना, और उस पर कोई भी निर्देश नहीं दिया हुआ रहता है कि किस तरह से कपड़ा को यूज करना है। मध्यम श्रेणी के जो वस्त्र होते हैं वो ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं और ज़्यादा सस्ता भी नहीं होता है। तो ये जो है सभी लोगों के लिए अफोर्डेबल होता है, सभी लोग जो है इसको ले सकते हैं और इसके कपड़े अच्छे होते हैं, सिलाई भी मजबूत होती है, रंग भी पक्के होते हैं और जल्दी ये ख़राब नहीं होते हैं। उच्च श्रेणी के जो वस्त्र होते हैं ये बहुत ही महंगा होता है और ये उच्च अमीर लोग ही इसे ले पाते हैं। ठीक है, सिले सिलाए वस्त्रों के प्रकार की अगर हम बात करें तो सिले सिलाए वस्त्र 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य वस्त्र और एक अंतः वस्त्र। ठीक है, तो बाह्य वस्त्र क्या होता है, जैसे हम बाह्य वस्त्र की अगर हम बात करें जो हम ऊपर पहनते हैं ना, जैसे सूट हो गया, जीन्स हो गया, शर्ट हो गया, टाई हो गया, कोट हो गया, ये सब जो है बाह्य वस्त्र के अंदर आता है, आउटर गारमेंट। और अंतः वस्त्र यानी अंदर गारमेंट की बात करें तो इसमें क्या होती है, नीची पहने जाने वाली वस्त्र होते हैं, जैसे मोजे हो गए, स्टॉकिंग हो गया, पैंटी हो गया, ये सारे चीज़ इसके अंदर आते हैं। तो वस्त्र खरीदने से पहले हमें कुछ उसके गुण का चेक करना चाहिए, जांच करना चाहिए। क्या जांच करना चाहिए, अगर आप कोई कपड़ा खरीद रहे हैं तो सबसे पहले क्या जांच करिए, आप उस कपड़ा को देखिए, उसका कपड़ा का क्वालिटी क्या है, उसका सिलाई कैसी है, अस्तर कैसा है ना, ब्रांड का नाम, लेबल, ट्रिम और बंधक, ये सब आप चेक करिए, उसके बाद आप जो है कोई वस्त्र को खरीदिए। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि वस्त्र खरीदने से पहले हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो आप यही सब पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, सिले सिलाए वस्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो आपको पता है कि सिले सिलाई जो वस्त्र है, रेडीमेड वस्त्र जिसे कहते हैं, वो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कम समय में जो है अगर हमें कहीं जाना होता है तो इसके लिए रेडीमेड वस्त्र जो होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमें सिलवाने का झंझट नहीं रहता है। हम मार्केट जाते हैं और रेडीमेड वस्त्र खरीद लेते हैं, जिससे हमें क्या होता है, समय का बचत होता है और रेडीमेड वस्त्र जो होता है वो सस्ता भी होता है। और तीसरी जो बात है वो दर्जियों की परेशानियों से बचना, है ना। आप कपड़ा लेंगे और दर्जी के पास सिलाने देंगे तो दर्जी आपको बोलेगा आप 5 तारीख को आइए, 6 तारीख को आइए, है ना। इस तरह से परेशानियों से आप बच सकते हैं और जल्दीबाजी में जो है हम अच्छे वस्त्र का चुनाव कर पाते, बने बनाए, है ना। और रेडीमेड वस्त्र में जो है कई सारे डिज़ाइन हमें मिलते हैं, तो हम अपने मनपसंद डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिले सिलाए वस्त्र की आवश्यकता यही सब कारणों से पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोगो क्या है, तो आप पढ़े हैं ये लोगो, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए लोगो का डिफाइन यानी परिभाषा देखिए, लोगो क्या है। जो लोगो एक प्रतीक है, चित्र या पाठ होता है जो किसी कंपनी, ब्रांड या संगठन की पहचान बताता है ना, या उत्पाद सेवा को पहचानने में मदद करता है। ठीक है, जैसे आप शूज लेते हैं तो नाइकी के लेते हैं, है ना। एप्पल का जो लोगो होता है वो सेब बना होता है, कोका कोला का जो लोगो होता है लाल होता है। इस तरह से लोगो जो है वो एक चित्र होता है, ठीक है, एक प्रतीक होता है। ठीक है, लोगो का मतलब क्या होता है, ब्रांड का पहचान, कंपनी को अलग दिखाता है, विश्वास, गुणवत्ता की गारंटी, है ना, विज्ञापन में पहचान बढ़ाता है। ठीक है, तो लोगो जो है वो
प्रोटेक्शन और कॉपीराइट ट्रेडमार्क द्वारा सुरक्षित है। ठीक है, इसका मतलब नकल कोई नहीं कर सकता है। किसी उत्पाद पर लोगो क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उस वस्तु को, उस सामान को असली पहचान करने के लिए लोगो लगाया जाता है। ब्रांड का वैल्यू दिखाने के लिए लोगो लगाया जाता है। ठीक है, तो लोगो क्या है? ब्रांड की पहचान है। अब हम बात करें कि ब्रांड क्या है, तो ब्रांड जो है यह एक नाम है। ठीक है, प्रतीक है, डिजाइन है या लोगो होता है जो किसी कंपनी के उत्पाद या सेवा को पहचानता है और उसे दूसरों से अलग बनाता है, जिसमें कंपनी की पहचान, विश्वास और भावना शामिल होता है। ठीक है, तो ब्रांड और लोगो में दोनों में डिफरेंट है। जैसे एप्पल क्या है? एप्पल एक ब्रांड है और एप्पल का जो फिगर बना हुआ रहता है वो क्या है? लोगो है। ठीक है, तो लोगो और ब्रांड में इस तरह से अंतर होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि लोगो क्या है, ठीक है, या ब्रांड क्या है, तो आप इस तरह से इसको लिख पाएंगे। अब हम बात करें उपभोक्ता, तो सबसे पहले जाने कि उपभोक्ता, कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर कहते किसे हैं? तो किसी भी वस्तु का उपयोग करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु का उपयोग करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण क्या है? उपभोक्ता संरक्षण किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता के हित का रक्षा करना उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। ठीक है, उपभोक्ता कौन है? हम सभी, क्योंकि हम अगर कोई वस्तु का यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो उपभोक्ता हम हुए। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण क्या है? तो उपभोक्ता के हित का रक्षा करना ही उपभोक्ता संरक्षण है। उपभोक्ता को वस्तु के बारे में जानकारी या शिक्षा कई माध्यम से दिया जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा कि उपभोक्ता को जो है किस तरह से जानकारी दी जानी चाहिए या शिक्षा देना चाहिए या दिया जा सकता है। तो उपभोक्ता को, जो कस्टमर होता है, उसको आप लेबल के थ्रू, है ना, विज्ञापन के थ्रू, प्रमाणन के थ्रू या पुस्तक या पर्चे के थ्रू जो है उस वस्तु के बारे में जानकारी दे पाएंगे। लेबल पर जो है सभी कुछ लिखा हुआ रहता है, और तो वो जो कस्टमर है वो पढ़कर उस वस्तु के बारे में जान पाएंगे। उसी तरह से विज्ञापन होता है। आप आशीर्वाद आटा के विज्ञापन देखते हैं, है ना, तो आशीर्वाद आटा के विज्ञापन में क्या बताया जाता है? उस आटा का क्वालिटी बताया जाता है ना, उस आटा के बारे में बताया जाता है। उसी तरह से प्रमाणन होता है, यानी चिन्ह जो होता है उससे पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा है। ठीक है, आप कोई वस्तु लेते हैं, जैसे प्रेशर कुकर, फैन, है ना, कोई भी चीज़ लेते हैं, मोबाइल, तो उसमें एक पर्चा होता है जो कि उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से बताया हुआ रहता है कि ये प्रोडक्ट जो है कहाँ बना, है ना, किस कलर का है, इसमें क्या क्या विशेषता है, आप इसको कैसे यूज करेंगे। तो ये सब जो है इस तरह से आप अपने कस्टमर को शिक्षित कर सकते हैं, उसको इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि ये मानकीकरण जो है ये क्या है, तो विश्व भर में मानकीकरण का प्रमुख संस्था जो है इंटरनेशनल एलिमेंट्रियल कमीशन है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य तथा कृषि संगठन के संयुक्त संगठन में कार्य करता है। ठीक है, मानकीकरण चिन्ह जो है 2 संस्थान द्वारा दिया जाता है। पहला है भारतीय मानक ब्यूरो और दूसरा है विपणन निरीक्षण निर्देशालय। ठीक है, ये दोनों संस्थान द्वारा जो है मानकी चिन्ह दिया जाता है, यानी हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पर चिन्ह लगा हुआ रहता है, जिसको हम देख करके समझ पाते हैं कि ये वस्तु जो है ओरिजिनल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं FPO यानी फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर
FPO यह क्या है? यह एक एग मार्क है और फल सब्जियों में बने पदार्थ पर लगाया जाता है। तो यहाँ से सिर्फ आप ये याद रखिए कि FPO का फुल फॉर्म क्या है और ये क्या चीज़ पर लगाया जाता है। ठीक है, तो FPO का फुल फॉर्म है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, और ये फल और सब्जियों पर जो है डब्बा बंद, जैसे कोई फल है डब्बा में बंद, उसका जैम बना हुआ है, या कोई सब्जी है उसका जैम बना हुआ है, जूस है, तो ये सब पर जो है उसके डब्बा पर FPO का मार्क लगा हुआ रहता है। PFA यह क्या है? यह खाद्य पदार्थ की मिलावट के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ठीक है, पहले जो है यह अधिनियम 1954 में बना था और उसके बाद उसमें कुछ संशोधन हुआ, कुछ सुधार हुआ, उसके बाद अभी जो चल रहा है 1955। ठीक है, उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से हैं? तो आप जानते हैं कि उपभोक्ता का अधिकार क्या होता है? चयन करने का अधिकार होता है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है, सुरक्षा का अधिकार होता है, स्वस्थ वातावरण का अधिकार होता है, क्षतिपूर्ति का अधिकार होता है, और शिक्षा का अधिकार होता है, सुनवाई का अधिकार होता है। चयन का अधिकार क्या हुआ? अगर कोई वस्तु आप कहीं गए, फैन लेने गए, तो एक जो दुकानदार है वो आपको उसके दुकान में कई सारे ब्रांड का फ़ैन होगा, वो आपको दिखाएगा ताकि आप उसमें सेलेक्ट कर सकें कि कौन सा अच्छा है, कौन सा आपके लायक है। ठीक है, यही हुआ चयन का अधिकार। सूचना का अधिकार क्या है? उस प्रोडक्ट के बारे में, उस वस्तु के बारे में आपको जानकारी देना। ठीक है, उसके बारे में वो जो है दुकानदार आपको बताएगा। सुरक्षा का अधिकार आप कर सकते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है उसको आप सुरक्षित कैसे रख पाएंगे, वो सुरक्षित कैसे रहेगा। ठीक है, स्वस्थ वातावरण का अधिकार क्या है? कि आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उससे आपको नुकसान नहीं होगा, है ना, आपका जो है हानि नहीं पहुंचाएगा। तो ये सब आपका अधिकार है। क्षतिपूर्ति का अधिकार, अगर कुछ खराबी हो गया तो उसका क्षतिपूरक वो देता है। ये सब जो है उपभोक्ता का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उपभोक्ता के कोई 4 अधिकार लिखिए, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। सुनवाई का भी अधिकार है, अगर कोई प्रोडक्ट खरीदे तो उस पर कुछ हुआ, कोई शिकायत है, तो आप उस पर केस कर सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं, है ना। इस तरह से जो है उपभोक्ता का अधिकार है। नेक्स्ट जो है उपभोक्ता के दायित्व। आप कोई वस्तु खरीदने गए तो आपका क्या दायित्व होना चाहिए? जब हम कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो मेरा दायित्व हो कि खरीदने जब हम जाते हैं तो मेरा दायित्व होता है कि जब हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो पहले नाप तौल का जो है जांच करें कि वो सही से हमें नाप करके या तौल करके दे रहा है कि नहीं, है ना। उसके बाद जो है वस्तु का बिल हमें लेना चाहिए, उसका नगद रसीद जो होता है या गारंटी कार्ड जो उसमें होता है वो लेना चाहिए, ताकि कोई बाद में कोई शिकायत हो तो उसके थ्रू हम कर सकें। ठीक है, और तीसरा जो है असत आकर्षक विज्ञापन से हमें बचना चाहिए। आप देखते हैं कि विज्ञापन में कई सारे चीज़ जो है दिखा देता है, लेकिन आप वो चीज़ खरीदते हैं तो क्या वैसा रहता है? नहीं रहता है। तो ये असत आकर्षक विज्ञापन से हमें बचना चाहिए। ठीक है, लेबल को ध्यानपूर्वक से पढ़ना चाहिए कि लेबल में क्या क्या जो है मेंशन है। इस तरह से जो है उचित कीमत और गुणवत्ता वाली वस्तु हमें खरीदना चाहिए। मानकीकरण चिन्ह जिस वस्तु पर लगी हुई है वही वस्तु हमें खरीदना चाहिए। और कोई भी चीज़ जब हम खरीदने जाते हैं तो ऐसा दुकान से खरीदें जिस पर हमें विश्वास हो, है ना। इस तरह से हमें कोई भी चीज़ खरीदना चाहिए और भ्रामक घोषणाओं से बचना चाहिए। जैसे कई सारे आप दुकान में या मॉल में देखेंगे सेल लगा होता है, तो वो सबसे बचना चाहिए, क्योंकि उस तरह से जो है
भ्रामक घोषणा करके आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कोई डैमेज वस्तु दिया जा सकता है। इस तरह से जो है हमें वस्तु को नहीं खरीदना चाहिए। और काला बाज़ार में वस्तुएं नहीं खरीदना चाहिए। काला बाज़ार क्या होता है? जहाँ चोरी का माल बिकता है वहाँ से हमें वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, तो एक उपभोक्ता का ये सारे कई दायित्व हैं, जिसमें आप कोई 3-4 दायित्व आपसे पूछा जाएगा, आप उसको आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आ जाता है इसके पॉइंट, उपभोक्ताओं की समस्या। जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो क्या समस्या होता है? तो यही समस्या होता है ना कि कोई सामान अगर हम किराना सामान खरीदने गए तो उसमें मिलावट हो सकता है ना? तो मिलावट की समस्या हो सकती है, या वस्तु पर जो है अपूर्ण लेबल जो एक अच्छा लेबल होता है उसके कई सारे गुण होते हैं, मैंने आपको क्लास में बताई है ना। तो एक अच्छा लेबल होना चाहिए उस वस्तु पर लगा हुआ। अच्छा लेबल का मतलब कि वस्तु के बारे में सभी कुछ जानकारी होना चाहिए। अच्छा लेबल का मतलब क्या होता है कि उस पदार्थ का नाम होना चाहिए, पदार्थ जिससे बना है उसका सूची होना चाहिए, उसका वजन कितना है, उसका मूल्य कैसा कितना है, रंग कैसा है, बैच नंबर, कोड नंबर, है ना। ये सब चीज़ उस पर होना चाहिए। किस देश में वो प्रोडक्ट बना, जो बनाया उसका नाम क्या है, कब उसका निर्माण हुआ, है ना, उसको कब तक यूज किया जा सकता है, ये सब कुछ उस लेबल पर मेंशन होना चाहिए। तो आप वस्तु जब खरीदते हैं तो आपको यही सब प्रॉब्लम होती है कि हो सकता है वस्तु में जो है मिलावट हो, या जो लेबल लगा हुआ है वो सही लेबल नहीं हो, नकली लेबल हो, है ना, वजन कम हो सकता है। तो ये सब आपकी समस्या हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए इको मार्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? तो आप यहाँ देखेंगे कि इको मार्क जो है वैसे वस्तु पर लगाया जाता है जो हमारे प्राकृतिक के लिए नुकसानदायक ना हो। ठीक है, ISI मार्क ये भारत के उत्पादों की गुणवत्ता की गारंटी का प्रतीक है, और इसे कौन निर्धारित करता है? भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। और ये ISI मार्क क्या चीज़ पर लगाया जाता है? तो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट पर, बिजली वाले सामान पर, जैसे फ़ैन हो गया, स्विच हो गया, केबल हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, ये सब चीज़ पर हो गया। सेफ्टी गियर, हेलमेट, फायर एक्सटिंग्विशर, कस्टमर गुड्स, सीमेंट, स्टील पाइप, फूड प्रोडक्ट, है ना, ये सब पर जो है ISI मार्क लगाया जाता है। इको मार्क किस पर लगाया जाता है? वैसा वस्तु जो हमारे वातावरण के लिए नुकसानदायक ना हो। एग मार्क किस पर लगाया जाता है? एग मार्क कृषि से उत्पादन खाद्य पदार्थ पर लगाया जाता है। वुल मार्क किस पर लगाया जाता है? तो वुल मार्क जो है ऊनी कपड़ा और ऊन पर लगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मानक चिन्ह क्या है? तो मानक चिन्ह को इंग्लिश में स्टैंडर्ड मार्क कहते हैं। मानक चिन्ह एक प्रतीक होता है जो किसी उत्पाद की गुणवत्ता या सुरक्षा या मानकों की पुष्टि करता है। यह दर्शाता है कि उत्पाद जो है निर्धारित मानकों पर खरा है, मतलब ओरिजिनल है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इको मार्क, ISI मार्क्स और एग मार्क, वुल मार्क आप याद रखेंगे कि कौन सा मार्क जो है किस चीज़ पर लगाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये धब्बा वाला भी चैप्टर आप थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। धब्बे कैसे छुड़ाए जा सकते हैं? तो डुबोकर, स्पंज, ड्रॉप विधि, भाप विधि से धब्बा को, कोई भी स्टैंड होता है उसको छुड़ाते हैं। और ये यहाँ पर चाय कॉफ़ी का धब्बा, है ना, स्याही, चिकनाई, रक्त, ये चारों धब्बा छुड़ाने का जो विधि है आप उसको देख लेंगे। इस चारों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर ही आएगा।
रंगीन सूती वस्त्र की धुलाई करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इसको भी आप। उसके बाद आप देख लेंगे रेशमी वस्त्र की धुलाई कैसे की जानी चाहिए और ऊनी वस्त्र की धुलाई जो है कैसे की जानी। ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट है, ये तीनों से कोई एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। उसके बाद वस्त्र में धब्बे छुड़ाने के लिए तंतु के अनुसार ही रसायन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। सूती कपड़ों पर गोंद का कलफ लगाया जाता है। सूती कपड़ों को रगड़ कर हम धो सकते हैं, लेकिन उलेन कपड़ों को हम रगड़ कर नहीं धोएंगे, क्योंकि उलेन कपड़ा जो है वो नाजुक होता है, वो फट जाएगा। ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर वो खराब हो जाएगा। ऊनी तथा रेशमी वस्त्र पर तीव्र अम्ल या तीव्र क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे उसका जो है धागा जो है खराब हो जाता है, उसका चमक खराब हो जाता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें वस्त्र की देखभाल का सामान्य नियम क्या है, तो वस्त्र के देखभाल के सामान्य नियम क्या है? वस्त्रों को झाड़ना और हवा लगाना। दूसरा है फटे वस्त्र को मरम्मत करना। तीसरा है वस्त्रों पर लगे दाग धब्बे छुड़ाना। और चौथा है वस्त्रों को उनके प्रयोग के अनुसार संग्रह करना। पांचवा है वस्त्र की धुलाई करना। तो ये वस्त्र का देखभाल करने का सामान्य नियम है। ठीक है। और हम बात करें कि वस्त्र अगर हम कपड़ा धो रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या सावधानी रखना चाहिए? तो कपड़ा धोने से पहले हमें कपड़ा को अलग अलग करना चाहिए। ठीक है। जो सफ़ेद कपड़ा है उसको अलग रख करना चाहिए, जो ज़्यादा गंदा है उसको अलग रखना चाहिए, है ना। कपड़ों को तलाशी लेना। कई बार हम देखते हैं कि जब हम कपड़ा धोते हैं तो जेब में कई सारे चीज़ रह जाते हैं, जैसे पैसा, कोई पिन, कोई और एक्स्ट्रा चीज़ें, तो उसको पहले हम कपड़े के पैकेट से सारे कुछ चेक कर लेंगे। उसके बाद कपड़ों को मरम्मत, अगर कोई कपड़ा फटा है, सिलाई निकली हुई है, तो उसको पहले हम मरम्मत कर लेंगे, उसके बाद हम धोएंगे। ठीक। धब्बे छुड़ाना, अगर कोई कपड़ा पर धब्बा लगा हुआ है तो पहले आप धब्बा को छुड़ाएंगे, उसके बाद उसको धोएंगे। ठीक है। उसके बाद कपड़ों को पानी में भिगाना होता है, फिर कपड़ों को पकाना होता है। अगर बहुत ज़्यादा गंदा है कोई कपड़ा तो उसको सोडा या साबुन का पाउडर दे करके उसको पानी में डाल करके आग पर उसे उबालना होता है। ठीक है। और अगर कोई पेशेंट है, कोई रोगी है, तो उसका कपड़ा हमें अलग से धोना चाहिए, है ना। और कपड़ा धोने के लिए हमें उचित साबुन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्र धोने से पूर्व उनके लिए उचित साबुन या पाउडर का प्रयोग किया जाना चाहिए, नहीं तो कपड़ा खराब हो जाता है। नील एवं कलफ की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब जो है, कोई भी कपड़ा आप धो रहे हैं उससे पहले ये सब सावधानी हमें रखनी चाहिए। ठीक है। और अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कपड़ा धोने के लिए आवश्यक उपकरण क्या है, तो उपकरण मीन्स होता है कि कपड़ा जब आप धो रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है। जैसे टब हो गया, मग हो गया, ब्रश हो गया, साबुन हो गया, वॉशिंग पाउडर, नील, कलफ, ये सब चीज़ें। ठीक है। अब हम बात करें धब्बों के प्रकार। तो धब्बे कितने प्रकार के होते हैं? धब्बे 5 प्रकार के होते हैं। एनिमल स्टेन यानी प्राणीज धब्बे, वेजिटेबल स्टेन वनस्पति धब्बे, मिनरल स्टेन खनिज धब्बे, और ग्रीस स्टेन यानी चिकनाई धब्बे। लास्ट जो है अदर स्टेन अन्य धब्बे। ठीक है। ये सब आपको मैंने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी, इसलिए इसको जो है मैंने इस वीडियो में नहीं ऐड की है। ठीक है। आप इसको एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए खाद्य संरक्षण। तो खाद्य पदार्थों की संरक्षण का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आप समझिए, यहाँ समझिए कि खाद्य संरक्षण क्या होता है। जब हम खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक खराब होने से बचाते हैं तो उसे हम खाद्य संरक्षण कहते हैं। ठीक है। तो खाद्य संरक्षण करने का क्या उद्देश्य होता है? खाद्य संरक्षण करने का उद्देश्य होता है कि ये जो है खराब
होने से बचाना, ठीक है, और सभी मौसम में इसको उपलब्ध रखना तथा धन की बचत करना। और जब हम इस तरह से खाद्य संरक्षण करेंगे तो हमारा बचत होगा और साथ ही साथ हमारा राष्ट्र की भी बचत होगा। तो ये 4 जो है उद्देश्य होते हैं। खाद्य संरक्षण के विधियाँ, कई सारे खाद्य संरक्षण के विधियाँ होते हैं। जैसे हम कुछ खाद्य पदार्थ को गर्म करके सुरक्षित रख सकते हैं, प्रशीतन करके सुरक्षित रख सकते हैं, उसके नमी को समाप्त करके सुरक्षित रख सकते हैं, और कुछ रासायन पदार्थों को भी मिला करके खाद्य पदार्थ को खराब होने से हम बचाते हैं, है ना। खाद्य पदार्थ संदूषण के कौन कौन से कारक होते हैं? तो खाद्य पदार्थ संदूषण के कारक मीन हुआ जो खाद्य पदार्थ आपका है किस किस कारण से खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, चूहों, कीड़ों तथा झिंगुरों के कारण जो है खराब हो जाते हैं। रासायनिक एवं जैव रासायनिक संदूषण के कारण जो है खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। और अगर कोई बाह्य चोट द्वारा खाद्य पदार्थ संदूषण होता है, मतलब कोई फ्रूट्स है, जैसे मान लीजिए कि पपीता है, तो पपीता को अगर आप दबा देंगे या कुछ में उसका ठोकर लग जाता है या किसी तरह से वो चप जाता है तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से हरा सब्जियां को भी देखेंगे कि अगर कोई भी चीज़ से चोट लगा हुआ है तो वो जल्दी सड़ जाता है। तो ये सब जो है कारक है, ठीक है। जीवाणु और एंजाइम द्वारा खराब हो सकता है। उसी तरह से शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं और दीर्घ अवधि में नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। तो शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? जैसे हरा सब्जी, फल, है ना, मांस, मछली, ये सब जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए इसे शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ कहते हैं। और दीर्घ अवधि में नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? मतलब जो बहुत दिन के बाद खराब होता है, जैसे अनाज, है ना। तो इसको हम इस तरह से 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, खाद्य योजना बनाते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? तो खाद्य योजना बनाते समय आयु, लिंग, मौसम तथा शारीरिक जरूरत के संदर्भ में पारिवारिक सदस्यों की संख्या और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिसमें सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में सम्मिलित होता है, उसे संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। खाद्य योजना की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो खाद्य योजना की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम कम समय में अधिक आवश्यकताओं की चीज़ों को सम्मिलित कर पाएँ और जितना हमारा आवश्यकता है उसको हम पूरा कर सकें, इसलिए जो है, और जो खाद्य पदार्थ है वो बर्बाद ना हो, उसको बचा सके, ये सब के कारण जो है खाद्य योजना बनाना चाहिए, ठीक है। इसकी आवश्यकता पड़ती है। कंदमूल और फल एवं सब्जी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? लैक्टोज। और दूध में क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी और कैल्शियम, ठीक है। फल तथा सब्जी खनिज, लवण तथा विटामिन का उत्तम साधन है। नेक्स्ट देखिए, शरीर में कार्य करता हुआ भोजन क्या कहलाता है? तो पोषक कहलाता है, ठीक है। आहार के पोषक तत्व जो हैं ये 6 होते हैं: प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन और जल, ठीक है। प्रोटीन को शरीर वर्धक तत्व कहा जाता है। प्रोटीन का अर्थ होता है मैं सर्वप्रथम हूँ, और प्रोटीन में 22 यौगिक होते हैं, है ना। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक तथा अन्य कुछ तत्व होते हैं। प्रोटीन का कार्य क्या है? नया कोशिका का निर्माण करना, हार्मोन का निर्माण करना, शरीर का उत्तम गठन करना और त्वचा को स्वस्थ रखना, ठीक है।
रोग निवारक शक्ति देना, मानसिक शक्ति बढ़ाना। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है, बच्चों में क्वाशियोर नामक रोग हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है, व्यक्ति जो है बहुत कमज़ोर हो जाता है। प्रोटीन की आवश्यकता सिर्फ वृद्धावस्था में नहीं होती है, बाकी सभी अवस्था में प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हम बात करें गर्भवती महिला या तो फिर जो फीडिंग करवाती है, जो माँ दूध पिला रही हैं, तो वैसी महिलाएं को प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, पशु प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन। वैसा प्रोटीन जो पशु से प्राप्त होता है पशु प्रोटीन कहते हैं, जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है वनस्पति प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, इसे ऊर्जा और ऊष्मा उत्पादक पोषक तत्व कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। यह शर्करा और श्वेत कर के रूप में होते हैं। शरीर को ऊष्मा प्रदान करना, शक्ति प्रदान करना कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम है। शर्करा के रूप में अगर हम बात करें तो खजूर, गन्ना, चुकंदर, अंगूर, गाजर, छुहारे और जितने भी मीठे फल होते हैं सभी में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, चावल में भी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य शरीर में शक्ति और गर्मी उत्पन्न करना है। इसका मेन काम यही है कि हमारे शरीर में शक्ति और गर्मी उत्पन्न करना और हमारा शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रित रखना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अधिक लेने से क्या हो जाता है, मोटापा बीमारी हो जाता है और कई सारे रोग हो जाते हैं, जैसे गठिया, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हृदय संबंधी रोग, ये कई सारे रोग हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं लेना चाहिए। विटामिन जो है, विटामिन को रक्षक एवं स्वास्थ्यदायक तत्व कहा जाता है। हमारे शरीर के निरोध और स्वस्थ रखने के लिए विटामिन महत्वपूर्ण है। विटामिन के अभाव में जो है कई सारे रोग हो जाते हैं। विटामिन के कमी से संक्रामक रोग हो जाता है। खाद्य पदार्थ को उबालने, तलने या ज़्यादा जो है उसको सुखाने से विटामिन क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर हम कोई विटामिन वाले चीज़ जो है अधिक पका देते हैं तब पर भी वो नष्ट हो जाता है। अभी तक जो है विटामिन 15 प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन ए शरीर की वृद्धि, आँख और पाचन क्रिया, श्वसन तंत्र तथा घाव भरने के लिए और हड्डियां को मजबूत करने के लिए तथा त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी हो जाता है। ठीक है, विटामिन बी के कमी से बेरी और प्लेग्रा नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से जो है बायोटीन चर्म रोग हो जाता है और विटामिन बी जो है बायोटीन चर्म रोग से बचाता है। ठीक है, विटामिन सी जो है ये दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, रक्त को शुद्ध करता है, हमारा ब्लड को प्यूरिफाई करता है और हमें एक्टिव रखता है, स्फूर्तिदायक बनाए रखता है, संक्रामक रोगों से बचाता है। ठीक है, अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कॉर्बी नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट रोग हो जाता है और इसे एंटी रिकेटिव विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन डी दांत को मजबूत रखता है तथा हड्डियों को भी मजबूत रखता है और संक्रमण से भी हमें बचाता है। विटामिन ए प्रजनन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। इसे बंध्यारोधी विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन के, जो आप जानते हैं विटामिन के का क्या काम है, ब्लड को थक्का करना, है ना। तो इस तरह से इस वीडियो में जो है पूरे बुक को मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगा। आप इस वीडियो को देखें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हम आगे कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।